लास्ट मिनट लिस्ट डिस्कस किया था। आज हम लोग अनऑर्डर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसमें और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले कोई डाउट है तो वो डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। है कोई डाउट तो बताओ। चलो, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट विद यूएल अनऑर्डर लिस्ट। The HTML UL tag defines an unordered bulleted list. बाय डिफ़ॉल्ट हमने देखा था कि इसमें हमें डिस्क स्टाइल देखने के लिए मिलता है ना। तो इसके लिए आपको कोई भी टाइप डिफाइन नहीं करना है, ओनली आपको जस्ट UL को पुट करना है और उसमें कुछ एलाइज आपने डिफाइन करना है। एन अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द UL टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद LI टैग। द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स, स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफॉल्ट। अब देखिए डिस्क के बाद में आपको दो ऑप्शंस और मिलते हैं, सर्कल एंड स्क्वायर। अनऑर्डर HTML लिस्ट, चूज लिस्ट आइटम मार्कर। तो आपको एक CSS प्रॉपर्टीज में ऐड करना होगा, लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर. It can have one of the following values. Disk is default. Circle के थ्रू आपका क्या होगा, जो डिस्क आपको फिल मोड में मिलता है वो आपको हॉलो मोड में मिलेगा, यानी कि आउटलाइन आपको दिखाई देगा। स्क्वायर तो 1:1 के रेशियो में आपको डॉट्स मिलेंगे, एंड नन अगर आपने स्टाइल को रिमूव करना है। तो देखिए यूएल में हमने यहाँ पर यूज़ किया स्टाइल एट्रीब्यूट, ये हमारा डिस्क टाइप आपका इस तरह से मिल जाएगा। नेक्स्ट है सर्कल, तो आप देख सकते हैं अब ये आउटलाइन मोड में है ना, हॉलो। नेक्स्ट है स्क्वायर, स्क्वायर मोड में आप यहाँ देखेंगे इस तरह से फिल मोड में मिलेगा। नन यानी कि कोई भी आपको बुलेट या डिस्क या स्क्वायर नहीं मिलने वाला है। बात करते हैं ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड बाय डिफॉल्ट आपका होता है न्यूमेरिक, यानी कि 1 2 3 4। The HTML OL tag defines an unordered list. An ordered list can be numerical or alphabetical. An ordered list start with the OL tag. Each list items start with the LI tag, like this. The list item will be marked with numbers by default, यानी कि अगर हमने इस तरह से कोड किया हुआ बॉडी में तो रिजल्ट इसका कुछ ये मिलने वाला है आपको 1 2 3। सो यहाँ भी आपको टाइप्स मिलेंगे वेरियस, तो जैसे कि टाइप ए अल्फा आपका अपर केस में ये आपको दिखाई देगा, स्मॉल ए लोअर केस अल्फा, अपर आई यानी कि आपको अपर रोमन में मिलेगा, एंड स्मॉल आई फॉर लोअर रोमन। तो इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है सभी का। तो ये देखते हैं हम लोग, टाइप इक्वल टू 1 न्यूमेरिक 1 2 3, टाइप इक्वल टू ए ABC, स्मॉल में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो आपको स्मॉल ABC भी मिलेगा इस तरह से। रोमन के लिए आपको यूज़ करना है कैपिटल आई, तो ये रोमन में कन्वर्ट होगा, और स्मॉल आई फॉर लोअर रोमन। अगर आप इसको नेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, OL और LI के अंदर आपने मिक्स करना है OL टैग को। मेक श्योर करेंगे कि आप LI के अंदर OL को कॉल करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, लिखने में आउटपुट तो सही आता है बट वो LI के बाद में OL को लिखते हैं, वो नहीं करना है, अदरवाइज वो सही अप्रोच नहीं होगा। देखो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, हमने यहाँ पर डिफाइन किया OL एलिमेंट और OL के अंदर अगेन हमने OL को डिफाइन किया, तो 1 2 1 2। अब अगर एक आम आदमी की तरफ से देखोगे तो एक कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, हमें समझ नहीं आ रहा कि सीक्वेंस इसको फॉलो करें या इसको फॉलो करें। वैसे तो ये 1 2 सही है इस तरह से देखा जाए, बट
एसिड नेस्ट के केस में क्या करना चाहिए हमें, टाइप को बदल देना चाहिए, डू नॉट सेव, तो क्या लिख सकते हैं, टाइप स्मॉल में डिफाइन कीजिए और यहां पर लिखिए टाइप इस तरह से। अभी रिलोड करेंगे, देखो ये बेटर तरीका है ना, तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई बी का चाइल्ड पार्ट है ये। लेकिन अगर 1 to 1 2 को अगर आप कंटिन्यूटी में रखोगे तो वो एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट क्रिएट करता है। नेक्स्ट, a list item li can contain a new list like this and other HTML elements like images and links etc. अदर लिस्ट, अदर में हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, यानी कि जिसमें आपको DL डेफिनेशन लिस्ट, DT डेफिनेशन टर्म, DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन इस तरह से डिफाइन करना होगा। तो इसका आउटकम कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है, न्यू लाइन में और आपके DT के यानी कि डेफिनेशन टर्म के नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा रिजल्ट। सो HTML also supports description list. A description list is a list of terms with a description of each term. The DL tag defines the description list. The DT tag defines the term name and DD tag describes each term. तो ये इस तरह से डिफाइन करेंगे आप। तो इसमें आप बोल्ड वगैरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग अपने स्कूल कॉलेज टाइम में जो हेडिंग्स वगैरह लिखते हैं वो क्या होता है, आप बोल्ड लिखते हो, ब्लैक पेन से लिखते हो, उसके आगे ब्लू कलर से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हो, तो वो स्ट्रक्चर आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्लॉक एंड इनलाइन। कौन समझाएगा ब्लॉक एंड इनलाइन? अजय, हाँ, ये हाथ में क्या किया, कुछ चोट वगैरह लगी? आओ, कौन बताएगा? वेरी गुड। और इनलाइन? इनलाइन नहीं पता, इनलाइन ये बताएगा मुकुल, बता दीजिए। हाँ, बता दोगे? आप बताओ। ब्लॉक और इनलाइन एक ही लाइन में, तो कुछ एग्जांपल बताओ कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इनलाइन होते हैं, जिनका रिजल्ट सेम लाइन में आता है। इमेज टैग के बारे में बताओ, इमेज क्या होता है, ब्लॉक होता है, इनलाइन होता है? और ए एलिमेंट, एंकर टैग या जो हाइपर लिंक हम लोग डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, इनलाइन। तो ऐसे दो कुछ एग्जांपल्स बताओ कौन कौन से इनलाइन होते हैं। पूछ रहा है ना, मैंने बोला मेरे ख्याल से तो इनलाइन ही होता है। ये देखो सारे इनलाइन एलिमेंट है और ये सब क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। जूम कर देते हैं, चलिए। Every HTML element has a default display value depending on what type of element it is. The two most common displays value are block and inline. Block level elements, जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते थे, जैसे हेडिंग। हेडिंग कभी भी सेम लाइन में नहीं होता है ना, या पैराग्राफ कभी भी सेम लाइन में नहीं होता, वो जब भी आप नया पी एलिमेंट इंट्रोड्यूस करोगे नेक्स्ट लाइन क्रिएट करेगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक। दूसरा, ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हेडिंग में कंटेंट सिर्फ इतना है बट ये विड्थ यहाँ तक यूटिलाइज कर रहा होगा, चेक करके देखो, है ना। तो ब्लॉक एलिमेंट क्यों दूसरे एलिमेंट को अपने सामने नहीं आने देते, क्योंकि वो फुल विड्थ को यूज करते हैं, ठीक है, जितना भी आपका एरिया अवेलेबल होगा।
So a block level element always start on a new line and the browsers automatically add some space, उसको हम बोलते हैं margin, before and after the element. A block level element always takes up the full width available, stretches out to the left and right as far as it can. Two commonly used block element are P, क्योंकि जब भी आप वेबसाइट बनाओगे तो आप मल्टीलाइन टेक्स्ट लिखोगे, मल्टीलाइन टेक्स्ट ऑलवेज जो आपने इन करना होता है वो पी एलिमेंट में डालना होता है, एंड स्ट्रक्चर हमें मेंटेन करना होता है डिव एलिमेंट के साथ. तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले आपके एलिमेंट्स हैं. द पी एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ इन एन HTML डॉक्यूमेंट एंड डिव एलिमेंट डिफाइंस अ डिवीजन और अ सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट. सो हमने देखो यहाँ पर पी एलिमेंट डिफाइन किया, बट आपको फुल विड्थ दिखाने के लिए हमने क्या किया, इसको एक आउटलाइन भी ऑफर किया हुआ, यानी कि बॉर्डर. चेक करेंगे यहाँ से, हमने क्या लिखा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और कलर ब्लैक. तो इससे क्या हुआ, आपको ये पता चला कि पी एलिमेंट की टेरिटरी कहाँ तक है. फुल विड्थ यूज़ कर रहा है ना. सेम ऐसे आप देखो डिव एलिमेंट, डिव का भी विड्थ फुल दिखाई देगा आपको. बाकी एलिमेंट भी देखोगे तो फुल विड्थ ही मिलेगा आपको, बट बाकी एलिमेंट में हमें पता नहीं चल पाता क्योंकि उसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं होता है ना. तो दैट्स वाई आपको ये हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर. तो ये देखिए हमारे पास पी एंड डिव दो एलिमेंट, अगर आप आउटपुट देखें दोनों आपको अलग अलग लाइन में डिस्प्ले होंगे. सो हेयर आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML. तो इनमें से हम लोग काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. कुछ रहते हैं जो अभी आगने वाली एक्सरसाइज उनमें कवर अप हो जाएंगे आपके. Inline element. An inline element does not start on a new line. An inline element only takes up as much width as necessary. This is a span element inside a paragraph. तो स्पैन एलिमेंट जो होता है वो इनलाइन होता है, या जैसे इमेज हो गया या ए एलिमेंट होता है, ये सब आपके इनलाइन होते हैं. तो ये हमने जानबूझ के आपको इस तरह से बॉर्डर डाल के दिखाया, जैसे कि यहाँ पर ये फुल विड्थ ले रहा है, बट यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्टेड विड्थ है. तो यहाँ पर देखेंगे हमने स्पैन एलिमेंट, और आप यहाँ इसको कंट्रोल यू प्रेस कीजिए और कोड में आइए. इस स्पैन को हमने स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ऑफर किया. तो सिर्फ इतना ही पार्ट आपका हाईलाइट हो रहा है स्पैन में, इसने लाइन को ब्रेक नहीं होने दिया. बट आप किसी भी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट में मैनिपुलेट कर सकते हो. क्या लिखना होता है इसके लिए, डिस्प्ले ब्लॉक, तो वो चेंज हो जाता है. div element is often used as a container for other HTML elements. Div element has no required attribute, but style, class and ID are common. When used together with CSS, the div element can be used to style block of content. So in this example हमने इस div element में style attribute का use किया. background color जो कि आपका black, text color is white, padding from all sides is 20 pixels. तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट किस चीज़ का, हमने क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले. डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होता है, यानी कि अगर मैंने आपको ये लिस्ट बताई है तो ये वो एलिमेंट है जो डिफ़ॉल्ट आपके क्या रहेंगे, ब्लॉक, और ये वो लिस्ट है जो डिफ़ॉल्ट आपके रहेंगे इनलाइन. ठीक है. मैंने बोला मैनिपुलेट कर सकते हैं हम लोग, हम ब्लॉक को इनलाइन कर सकते हैं, इनलाइन को ब्लॉक कर सकते हैं. बट ये टेबल का मतलब यही है कि ये सब इनलाइन है और ये सब क्या है, ब्लॉक. The span element is an inline container used to mark up a part of text or a part of a document. The span element has no required attributes, but style, class and ID are common. तीनों में डिफरेंस कौन समझाएगा कि स्टाइल, क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस होते हैं. सही गलत जो भी पता है बताओ. स्टाइल में, अच्छा, और क्लास में, और कोई बताओ. अकेले इसकी जिम्मेदारी नहीं है यार, मदद करो सब. वो तो इनलाइन में भी हो सकता, उसमें भी हो सकता है, स्टाइल में भी.
CSS के लिए यूज़ करते हैं और स्टाइल किस लिए यूज़ करते हैं? तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सर क्लास और आईडी सर सेम ही है सर। नहीं नहीं, स्टाइल और क्लास। अच्छा, कर आप कोशिश करो, आप बता रहे थे कुछ। मैं ये बता रही थी जैसे मैं पर्टिकुलर कोई पैराग्राफ है उसके अंदर मतलब पैराग्राफ के अंदर कोई चेंज करना होता है तो हम क्लास डिफाइन करते हैं और सीएसएस फाइल में जाके वो क्लास करना होता है ना वी ब्लॉक हाँ हाँ, कोई क्लास करनी ठीक है, है वो डाल के सिलेक्ट करके यूज करते वो तो यूज़ हो गया, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं स्टाइल और क्लास के बीच में। हैं। स्टाइल, क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस होता है? हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, वो बताओ। वो तो देखो, स्टाइल मतलब क्या हो गया, एक एट्रीब्यूट है, उसमें आप CSS प्रॉपर्टी और CSS वैल्यू पास करते हो। वही चीज़ हम लोग क्लास लिखेंगे तो डॉट करके जो भी आप क्लास का नेम रखना चाहते हो वहाँ भी आप CSS प्रॉपर्टी और CSS वैल्यू पास करते हो, और आईडी में भी वही सेम काम होता है। बट डिफरेंस क्या है तीनों में, उसकी बात करो। अब जैसे एक सिनेरियो पकड़ के चलते हैं कि भाई हमने 3 एलिमेंट लिए, तीनों ही पैराग्राफ हैं, तीनों को हमने स्टाइल एट्रीब्यूट से स्टाइल किया है। तो क्या होगा, अगर क्लाइंट बोलता है चेंजेस करना है तो तीनों में करोगे, है ना? बट अगर वही वो एक क्लास आपने डिफाइन किया होगा और तीनों पर सेम मैप किया होगा तो क्या होगा, वन गो में तीनों अपडेट हो जाएंगे। और आईडी अगर होगा, आईडी एक ही एलिमेंट पर अप्लाई हो सकता है, 3 पर तो नहीं हो सकता ना, आईडी यूनिक होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, समझ गए? और आईडी के साथ बेनिफिट क्या, हम जेएस भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्लास पर आपका आईडी अप्लाई नहीं होता है, क्लास पर भी होता है, लेकिन क्लास को हम लोग जावास्क्रिप्ट में कब यूज़ करते हैं, जब मुझे लगता है कि जैसे आप देखते हो फ्लिपकार्ट की जब वेबसाइट हम लोग चलाते हैं स्लाइडर आता है स्टार्टिंग में, तो वो पार्ट आपका गेट एलिमेंट्स बाय क्लास से मैनेज हो रहा है। और अगर कोई पर्टिकुलर क्लिक पर कोई एक ही इवेंट फायर होता है, कुछ जैसे मान लो आपने क्लिक किया और लॉगिन का पॉपअप खुल गया है एग्जांपल के तौर पर, तो वो आईडी के साथ हो रहा है काम। खैर इसकी क्लैरिटी आपको आगे मिल जाएगी, बट फिलहाल अभी HTML के अंदर हमें इतना क्लैरिटी होना चाहिए कि स्टाइल और क्लास और आईडी में क्या फ़र्क है। स्टाइल के थ्रू अगर हम किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करेंगे तो वो आप कर तो पाओगे, बट जब अपडेशन की बात आएगी तो आपको मल्टीपल टाइम रिपीटेटिव टास्क करना पड़ेगा। बट क्लास एक बनाने से बेनिफिट क्या होगा कि आप वन गो में अपडेट करोगे, सभी में चेंजेस हो जाएंगे। आईडी में क्या डिफरेंस आता है, आईडी जो होता है वो एक ही एलिमेंट को असाइन हो सकता है। भाई मैंने बोला कि भाई आपका एनरोलमेंट नंबर ये है, तो वो एक ही का तो होगा ना, सबका थोड़ी ना हो सकता है। जैसे अगर आप अपनी अटेंडेंस शीट देखोगे तो सभी का BC नंबर और स्टूडेंट आईडी क्या है, यूनिक है ना, सेम तो नहीं दे सकते ना हम किसी को। तो जहाँ यूनिकनेस की बात आती है वहाँ पर आईडी का यूज़ होता है, ठीक है? तो जैसे एक वेबसाइट में हेडर एक हो सकता है, फुटर एक हो सकता है, मल्टीपल फुटर या हेडर तो नहीं हो सकते, तो वो यूनिक की बात हो रही है। तो जब यूनिकनेस की बात आएगी तब आईडी का इस्तेमाल होगा। सर वो स्टाइल में एक हर बार अलग अलग करना पड़ता है चेंज। सर आईडी में तो फिर मैं बार बार रेगुलर नहीं करना पड़ेगा हाँ, हर एक एलिमेंट बिल्कुल सही बात, तभी तो मैंने बोला एक बार जो चीज़ बनती हो, जैसे हेडर एक ही बार बनता है तब आईडी। बट अगर हम बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट लिख रहे हैं तो वो तो आप फिर बार बार आईडी से अगर बनाने जाओगे तो आपको बार बार अपडेशन में टाइम लगेगा ना, तो फिर रिपीटेटिव चीज़ को पकड़ते हैं। जैसे हम फ्लिपकार्ट का एग्जांपल कर लें यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे आप ये 499 ब्यूटी, इन सभी का एक ही साइज़ है ना, लोड होने दो बाकी एलिमेंट, ये देखो सबका एक ही है ना। चलो ढूंढते क्या इनके पास, इनके ऊपर कौन सी क्लास लगी हुई है, यहाँ आते हैं। यहाँ देखो एक इनलाइन लिखा हुआ है और इसके साथ हमें कहीं क्लास भी मिलना चाहिए, जैसे एक ये क्लास एलिमेंट यहाँ पर है, और इसमें मल्टीपल क्लासेस कॉल हो रहे हैं। आप ये देखेंगे स्पेस लगा के मल्टीपल क्लास है। जैसे एक में इन्होंने स्टाइल बनाया सॉलिड के लिए, एक में इन्होंने बॉर्डर का कलर चेंज किया है, एक में राइट कलर चेंज किया है, तो इन्होंने हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन कर रखा है ताकि जैसा भी स्टाइल मुझे लगाना हो वैसा हम लोग चेंज कर पाएँ इसके अंदर। हम सिर्फ टेक्स्ट की बात करेंगे, क्लिक हियर ओनली फॉर
टेक्स्ट, यहाँ क्या लिखा 499 ओनली। ठीक है, ये CMS है, ये अच्छी साइट नहीं है, कुछ और लेते हैं एग्जाम्पल। अमेजॉन, राइट क्लिक, ये देखिए अब ये यहाँ पर एक क्लास अवेलेबल है कलर बेस। ठीक है, हम इसको मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पर क्या दिखाई दिया, जितनी जगह पर भी क्लास है सभी में चेंज हो गया ना एक साथ, दिखाई दे रहा है। हमने तो सिर्फ एक ही एलिमेंट को चेंज किया था, जहाँ पर क्या लिखा था अप टू 55% ऑफ, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लास। ये सीधी सी बात है, अगर एक का कलर चेंज हो तो बाकी फिर अच्छे नहीं लगे ना, सब एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते होने चाहिए ना। तो एक में चेंज किया, सभी जगह पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया आपका, है ना। तो ये क्लास के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ पर डॉट लग जाता है वो क्या बन जाता है, क्लास। आईडी अगर होता है यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट मॉडिफाई होता है, सभी चेंज नहीं हो पाते। अब जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये स्लाइडर है यहाँ पर, ठीक है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और इस पूरे कंटेनर को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए एक आईडी मिल रहा है हमें यहाँ पर, आईडी इक्वल टू, जब भी कहीं आईडी लिखा जाएगा तो आईडी इक्वल टू होगा। यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, हीरो। ठीक है, हीरो का मतलब क्या हुआ, इस देखो सीधी सी बात है, जैसे आप लोग कोई अपनी डे टू डे लाइफ में कोई मूवी देखते हो तो आधा इंटरेस्ट हमारा हीरो या एक्ट्रेस कौन है उससे डेवलप होता है ना, ये देखना है या नहीं देखना है। वैसे ही एक वेबसाइट का जो बैनर सेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीरो सेक्शन बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करो सबसे पहले यही एरिया आपके सामने ओपन होता है। अगर आपका हीरो सेक्शन अट्रैक्टिव नहीं होगा तो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे और यहीं से लोग छोड़ के वेबसाइट को चले जाते हैं। तो इसलिए इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं स्लाइडर, कोई क्राउजल बोलता है, ठीक है, कोई इसको बोलेगा हेडर सेक्शन, बट हमारे टेक्निकल टर्म में इसको या यूआई यूएक्स में इसको हम लोग कहते हैं हीरो सेक्शन बोलते हैं। तो हीरो सेक्शन की इन्होंने देखो एक आईडी अपनी यहाँ डिफाइन करके रखी हुई है और ये एक यूनिक है। इसके अलावा पूरी वेबसाइट कहीं भी चला लेना आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप किसी पेज में चले जाओ। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तो अब आप देखो आपके उस तरह के आपको वो नहीं मिलेंगे स्लाइडर जो हमें होम पेज पर मिल रहे थे, डिफरेंट है। वहाँ पर देखो तो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। वापस आइए और ये देखिए कितने बड़े बड़े आपके बैनर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। इनर पेजेस पे छोटे साइज के आपको मिलेंगे। ये फ्लिपकार्ट का अपना। तो अभी सिर्फ CSS के टर्म में समझिए क्लास, आईडी और स्टाइल में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर किसी एलिमेंट को, मल्टीपल एलिमेंट्स को मल्टीपल स्टाइल एट्रीब्यूट से हैंडल करोगे तो मल्टीपल टाइम चेंजेस भी करने पड़ेंगे ऑन क्लाइंट रिक्वेस्ट। वही चीज़ अगर हम लोग क्लास के थ्रू करेंगे तो वन गो में सभी में चेंज होगा। और आईडी किसी यूनिक एलिमेंट को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, हेडर, स्लाइडर, फुटर या कोई ट्रिगर, उस केस में इसका यूज़ होगा। एक और कमाल की चीज़ है आईडी के अंदर, आईडी जो होता है वो किसी को भी ओवरराइड कर सकता है, ठीक है। चलो एक डेमो से समझने की कोशिश करते हैं, वर्बली बहुत बात हो गई। इधर आते हैं, यहाँ लिखिए हेड, हेड को करते हैं क्लोज और यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं टाइटल, टाइटल क्लोज, डिफरेंस बिटवीन स्टाइल, क्लास और आईडी। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टाइल एलिमेंट डिफाइन करेंगे,
इसको लिख देते हैं दिस इज अ हेडर टाइप 1, H2, this is a heading type 2 and 3. हमने अब लिखा स्टाइल इक्वल टू, लिखा हमने कलर, कलर हमने डिफाइन किया रेड। ऑयल का एग्जांपल है हमारा ये। आज की डेट में कॉपी बना लो उसकी, टुडे इज 31st। डेमो एक्सटेंशन डॉट HTML, डी ड्राइव TTS। ठीक है, तीनों का कलर सेम हो गया। अब क्लाइंट ने आपको कलर चेंज करने के लिए बोला, ठीक है, लेट्स से ग्रीन करना है, तो क्या होगा, आपको 3 टाइम ग्रीन इस तरह से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो अभी 3 टाइम है तो इजीली हो गया। अगर सोचो ये 300 टाइम हो तब, या 3000 टाइम हो तब, या 3 lakhs टाइम हो तब, क्या करोगे? दिक्कत होगी ना, क्योंकि अभी तो नए नए डिज़ाइनर तो जोश जोश में कर लोगे, लेकिन जब तुम पुराने हो जाओगे तो इस तरह के काम से इरिटेट होने लग जाओगे, यार ये क्या बकवास काम है ना। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या बना, स्टाइल। आप यहाँ जाओगे, क्लास डिफाइन कर दोगे, टेक्स्ट कलर, आपने यहाँ जाके लिखा कलर, आपने लेट्स से लिख दिया पिंक। अब आप यहाँ पर लिख दो क्लास, क्या लिखा हमने, टेक्स्ट कलर। अब मुझे ये बताए कोई कि दोनों लिखे हुए, स्टाइल भी है और क्लास भी है, आउटपुट किसका आएगा, क्लास का आएगा, पूरा यकीन है। चल, क्यों आएगा स्टाइल का, स्टाइल का आएगा ना, ठीक है, स्टाइल का आएगा, ये नहीं पता क्यों आएगा, लेकिन आएगा स्टाइल का, ये तो पता है। हाँ, इनलाइन जो होता है, हाँ, ओवरराइट कर देता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको, हाँ जी। चलो पहले हम इनके उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा क्लास का कोई रिजल्ट नहीं है, तो यानी कि इसने बिल्कुल सही बोला है ना। अगर मैं इसको आगे पीछे भी कर दूँ तो भी ऐसा नहीं कि कोई फ़र्क पड़ेगा इसके अंदर। हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं और फिर ट्राई करते हैं, तब भी रिजल्ट हमारा इनलाइन का ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इनलाइन बिल्कुल क्लोज टू एलिमेंट लिखा जाता है और इसके पास ये पावर होती है, ये किसी को भी ओवरराइट कर सकता है। अब हम यहाँ से अगर स्टाइल एट्रीब्यूट को हटा दें, अब क्या होगा, कौन सा पिंक वाला आ जाएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं, काम कर गया, ठीक है। चलो अब मान लो यहाँ पर हमने आईडी को भी डिफाइन किया हुआ है, जिसका नेम क्या है, डेमो। डेमो को ऊपर डिफाइन कर लेंगे। इसका
इसका कलर हमने रख दिया लेट्स से एग्जांपल के लिए रेड। अब बताओ क्या आएगा, अब तीनों है, क्लास तो वैसे ही एलिमिनेट होगी क्योंकि वो तो दब गई ना, अब वो तो पहले भी नहीं चल रही, तो अब क्या चलेगी। अब बताओ कौन सा चलेगा इसमें से, इनलाइन या आईडी। इनलाइन। अच्छा ठीक है, रिलोड कर दिया हमने इसको, तो क्या हुआ, हमें ये पता चला इनलाइन जो होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन किस केस में हम इसको पावरफुल बना सकते हैं, अगर मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ क्या, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आईडी इतना पावरफुल है कि वो इनलाइन को भी हटा सकता है। तो आईडी में क्लास में नहीं, क्लास में भी चल सकता है, ठीक है, लेकिन आईडी और क्लास की वॉर में आईडी हमेशा जीतेगी, ठीक है। कैसे देख लो, यहाँ से अगर मैं इनलाइन को हटा देता हूँ, ये देखो मैं 2 मिनट के लिए इनलाइन को हटा लेता हूँ यहाँ से, अभी क्या है ओनली क्लास और आईडी। चलो मैं इंपॉर्टेंट भी हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। किसका रिजल्ट आ रहा है बाय डिफॉल्ट, रेड का ही आ रहा है ना। चलो मैं यहाँ पर ब्लू करके देख लेता हूँ, ऐसा ना हो कि पहले का आउटपुट ही रुका हुआ है अभी तक, सही है ना। तो यानी कि आईडी क्लास को ओवरराइड कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कब इस्तेमाल करना होता है, इसका एक और है कि इस तरह से मान लो कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट मेंटेनेंस के लिए आ गया और आप ना क्लास नहीं ढूंढ पा रहे हो कहाँ है किधर है, ना इतना तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन आपको बोलेगा भाई क्विकली इसको फिक्स कर दो, आप सीधे आईडी चला दो वहाँ पर, क्लास जो होगी अपने घर होगी, आईडी उसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है। बट इनलाइन मत चलाना, इनलाइन सही अप्रोच नहीं माना जाता। इनलाइन तब चलाते हैं जब हमें पूरे पेज में सिर्फ एक ही एलिमेंट को चेंज करना हो, ध्यान से सुनना, पूरी वेबसाइट में सिर्फ एक एलिमेंट को अगर चेंज करना है तब क्या चलाते हैं, इनलाइन, समझ लो मैंने जो बोल रहा हूँ। फिर अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को चेंज करना है तब आपको क्या चलाना होता है, क्लास। अगर आपको एक एलिमेंट को चेंज करना है और उसमें जावास्क्रिप्ट भी लगानी है तब लगाते हैं आईडी, ठीक है। लेकिन जब आप जॉब पर जाओगे, हो सकता है आपका सीनियर आपको बोले कि हर चीज़ आईडी से बनाओ, ठीक है। अगर आप उसको ये क्रॉस क्वेश्चन करोगे क्यों आईडी लगाना है, तो उसके पास का आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। क्योंकि जैसे मान लो आप कहीं इंटर्नशिप के लिए जाओगे, आपको जो सिखा दिया जाएगा आप आगे भी वही फॉलो करोगे, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं पूछते भी ऐसा क्यों और कब करना है। आप अगर पूरा डिज़ाइन आईडी से बनाओ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि आईडी कब इफेक्टिव है, क्लास कब इफेक्टिव है, इनलाइन कब इफेक्टिव है। इनलाइन एंटायर पेज में एक एलिमेंट को अगर मैनेज करना है तब, क्लास अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को मुझे वन गो में अपडेट करना है तब, आईडी अगर मुझे किसी क्लास को ओवरराइड करना है या मुझे किसी एक एलिमेंट को यूनिक बनाकर उसको जेएस के साथ टाई अप करना है, उस केस में। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग आईडी को 2 मिनट के लिए भूल जाए और हमने इनलाइन अप्रोच की जगह पर क्या यूज़ कर लिया सही में, क्लास। अभी टेक्स्ट का कलर देखो सब में पिंक है, क्लाइंट ने बोला कलर भी पिंक नहीं, कुछ और ट्राई करके दिखाओ। आपने एक जगह चेंज किया, सभी में चेंज हो रहा है। यही काम इनलाइन होता तो 3 बार ऑरेंज लिख कर आना पड़ता। आप में से कुछ लोग कहोगे भी सर कंट्रोल F करके फाइंड एंड रिप्लेस भी तो कर सकते हैं, हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्या हो कि अगर आपका जो ऑरेंज कलर है वो कहीं और किसी एलिमेंट को असाइन हो तब वो भी रिप्लेस हो जाएगा, फिर उसको फिक्स करने की मेहनत करोगे, है ना। तो इसलिए सही तरीका यही होता है कि आप इस तरह से काम करो, क्लास और आईडी के साथ, ना कि इनलाइन के साथ। और ध्यान रखना गूगल को आपके प्रोजेक्ट में इनलाइन सीएसएस से नफरत है, इनलाइन से। अगर आपके प्रोजेक्ट में उसको 5% से ज़्यादा इनलाइन मिल गया, आपको रैंक ख़त्म कर देगा। तो अब समझ जाओ कि आपको गूगल के लिए तो फिर उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी ना। तो वो कहता है कि 5% या 95% आप इंटरनल सीएसएस या एक्सटर्नल जो मर्जी चलाओ, इनलाइन कभी मत चलाना। तो एक आध एलिमेंट की बात है, चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको खुद भी मैनेज करने में दिक्कत होगी, उधर आपको गूगल के एल्गोरिदम में भी आपको प्रॉब्लम आएगी अपने प्रोजेक्ट को इंडेक्स कराने में।
तो इस चीज़ का प्रैक्टिकली ध्यान रखना। तो आई थिंक अब तो अच्छे से क्लियर रहेगा स्टाइल और क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस होता है। वैसे इसका मैथमेटिकल में कैलकुलेशन आगे आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ये काम करती हैं चीज़ें। चलिए, when used together with CSS the span element can use to style parts of the text। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने एक पैराग्राफ डिफाइन किया है। अब इसमें एक स्टेटमेंट आया, ठीक है, माई मदर हैज़ ब्लू आइज एंड माई फादर हैज़ डार्क ग्रीन आइज। तो ब्लू को हमने ब्लू से हाईलाइट किया, डार्क ब्राउन को हमने डार्क ब्राउन से हाईलाइट किया, तो सॉरी डार्क ग्रीन। तो आप देख रहे हैं ये कलर हमने पर्टिकुलर एलिमेंट का चेंज कर लिया। कैसे किया है? स्पैन की हेल्प से, ठीक है। तो ऐसे कामों के लिए स्पैन का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। इनलाइन, डिव। डिव स्टैंड फॉर डिवीजन, ठीक है। यानी कि जो भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे किसी भी वेबसाइट का, जैसे ये एक डिज़ाइन आप देख रहे हो, ठीक है। तो अगर ऐसा हमें कोई डिज़ाइन बनाना हो, तो जैसे हमारा मॉर्निंग वाला जो बैच है 9 to 10:30, तो उसमें हम डिज़ाइनिंग ऑलरेडी सिखा रहे हैं। तो TTS 9 to 10:30, तो ये देखो हमने काफ़ी हद तक मैच कर दिया सेम डिज़ाइन जो फोटोशॉप में हमने देखा। ये देखिए, नहीं, ये फोटोशॉप में पूरा बना हुआ है एक एक चीज़, और वहाँ पर हमने इसको PNG एक्सपोर्ट करके लगाया, ठीक है। बट ये चीज़ें फंक्शनल है, देख रहे हैं आप, ये सारा स्टाइलिंग वगैरह। अब इसके लिए पीछे कोड क्या चल रहा है, ये देखो पूरा CSS है, और ये इसका स्ट्रक्चर किसकी हेल्प से डिज़ाइन हो रहा है, डिव। एक्सटर्नल नहीं आया बाद में एक्सटर्नल कर देते हैं, ठीक है। पहले इंटरनल से बना दो, बाद में एक्सटर्नल कर दो। अब जैसे चलो तुमने एक्सटर्नल की बात कर दी, तो कैसे करेंगे एक्सटर्नल? सिर्फ इतना ही तो काम करना है, डी ड्राइव में जाओ, और ये अपना फोल्डर है TTS, और टाइम क्या था 9 to 10:30, ये अपनी लोकेशन है। हमने क्या करना है, स्टाइल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी पार्ट को कॉपी करना है। इस तरह से एक नया नोटपैड लॉन्च करोगे, कोड को यहाँ पर पेस्ट करोगे, क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+S, और उस पर्टिकुलर टाइम में जाके 9 to 10:30 यहाँ जाके क्या लिख देंगे, style.css, फाइल बन गई। अब जो आपकी ये फाइल थी यहाँ पर इंडेक्स, इसको नोटपैड में फिर से ओपन करो। यहाँ से क्या करोगे, आप ये सारा पार्ट डिलीट कर दोगे। तो देखो बिना CSS के, ये देखो हट गया ना CSS, डिज़ाइन सब कितना गड़बड़ हो गया। और जैसे हम लोग इसमें CSS को इंटीग्रेट करेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, लिंक, रिलेवेंसी, स्टाइल शीट, href, क्या लिखेंगे, Ctrl+S और रीलोड, है ना, हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बनाने का टाइम थोड़ी लगता है, पहले पूरा लिख लो, बाद में कभी भी चेंज कर दो। अब ये हमने शुरुआत में क्यों नहीं करा एक्सटर्नल इसको? देखो आप लोग अगर विंडो 11 चला रहे हो तो आपके लिए सही है, मैं चला रहा हूँ विंडो 10। विंडो 11 में नोटपैड भी टैब के फॉर्म में खुलता है, आपने नोटिस किया होगा, जैसे ये टैब बने ना ऊपर, ऐसे ही खुलता है नोटपैड के अंदर। लेकिन विंडो 10 में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए दो बार वो जंप करना पड़ता है इधर उधर, इसलिए हम लोग यूज़ नहीं करते उसको। बाद में जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है फिर वन गो में चेंज कर देते हैं। तो देखो इतने पार्ट को बनाने में जो चीज़ आपने अभी तक पढ़ी हुई है सब वही काम में आ रही हैं। डिव एलिमेंट, क्लास एट्रीब्यूट, इमेज एट्रीब्यूट, ए एट्रीब्यूट, li एट्रीब्यूट, ul, सो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वही मिलेंगी जो आप पढ़ के आए हो, सारे एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन स्टाइलिंग किससे हो रही है, सब CSS के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। सो डिव एलिमेंट इज यूज्ड टू एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट। तो कंटेनर जो अपने अंदर मल्टीपल चीज़ों को कंटेन कर सकते हो, वो सिंगल एलिमेंट भी हो सकते हैं और मल्टीपल एलिमेंट भी हो सकते हैं। डिव एलिमेंट इज बाय डिफॉल्ट अ ब्लॉक एलिमेंट, मीनिंग that it takes all available width and comes with line break before and after।
और div एलिमेंट टेक्स अप ऑल अवेलेबल विड्थ, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया इस तरह से लॉरेम इप्सम, हमने लिखा div, आई एम अ div, और अगर आप आउटपुट देखेंगे तो देखो div क्या हुआ, ब्रेक होकर अलग आ गया, जो कि हमने पढ़ा लाइन बिफोर एंड आफ्टर, ये क्या करता है, ब्रेक करके चलता है, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है. So div element has no required attribute, again style, class and id as common. तो आप किसी भी div element को inline या class या id से स्टाइल कर सकते हो, ठीक है. तो हम यहाँ पर देखेंगे div as a container, हमने यहाँ पर एक heading डिफाइन किया, 2 पैराग्राफ्स डिफाइन किए और इसका आउटपुट को जिस तरह से कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, डायरेक्ट div element और उसका एक बैकग्राउंड कलर ऑफर किया, तो एंटायर div element का अलॉन्ग विद चाइल्ड कंटेंट कलर डिफरेंट मिलेगा आपको. सेंटर लाइन करना होगा div को, तो देखो div क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है तो फुल विड्थ लेगा, तो सबसे पहले आपको उसकी विड्थ को रिड्यूस करना होगा, हमने कितना कर दिया, 50%. अब यहाँ पर एक हमने और प्रॉपर्टी ऐड की, मार्जिन. मार्जिन और पैडिंग आपको अच्छे से समझ में आता है सभी को, है ना, क्या फर्क होता है मार्जिन पैडिंग में, मार्जिन पैडिंग, हाँ, अच्छा, और पैडिंग, अच्छा, ये उल्टा नहीं हो गया, पैडिंग को मार्जिन, मार्जिन को पैडिंग बना दिया तुमने. चलो इस वॉल पे समझा दो, ये वॉल वाला एग्जांपल, ये पैडिंग है, मार्जिन है, क्या है ये, हाँ, इसमें देख के बता सकते हैं, वॉल पे देख के बता दो उसमें क्या दिक्कत है. अच्छा चलो, तुम दोनों के बीच में पैडिंग है, मार्जिन, अरे तुम दोनों के बीच में नहीं, इसकी अपने अपने और इसकी बीच में, इसका याद है, चलो इसका बता दे. अच्छा, तो तुम दोनों के बीच वाला क्या हुआ फिर, ये भी तो मार्जिन ही है ना. अगर पैडिंग की बात करो तो पैडिंग तो तुम्हारे अंदर खुद की हो गई ना, अगर तुम एक एलिमेंट हो, तुम्हारे अंदर अगर कोई गैप है तो वो पैडिंग है, तुम्हारे अंदर तो कोई गैप है नहीं, तुम दो के बीच में गैप है तो क्या हुआ, मार्जिन हुआ ना. तो पैडिंग क्या होता है, एलिमेंट के अंदर होता है, और मार्जिन एलिमेंट के अराउंड होता है ना, बाहर. चलिए, तो मार्जिन हमने यहाँ पर डिफाइन किया ऑटो, तो ऑटो क्या करेगा कि अगर हमारी स्क्रीन 100% है और 50% अगर एलिमेंट की विड्थ है, तो रिमेनिंग जो आपका बचा 50% उसको ब्रेक डाउन करेगा, 25% लेफ्ट एंड 25% राइट, और ये एलिमेंट आपका कहाँ गया, पोजीशन में मिडिल में. पहले के टाइम में क्या होता था, लोग ना इसको मार्जिन की प्रॉपर्टी को अच्छे से नहीं समझते थे, बड़ा कंफ्यूजन था, अभी भी लोग नहीं समझ पाते, इसलिए बार बार तुम्हें याद दिलाता हूँ मार्जिन पैडिंग हर क्लास में. क्यों, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को सही से नहीं समझा और एलिमेंट को सेंटर करने के लिए आपने जुगाड़ टेक्निक यूज़ की तो दिक्कत आएगी. कैसे, अब जैसे मान लो आपका स्क्रीन क्या फुल एचडी है, ये वाला जिसकी विड्थ होती है 1920, ठीक है, तो आपने क्या किया 1920, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 किया, एलिमेंट की विड्थ कितनी आ गई 960. चलो कैलकुलेट करके देखते हैं इसकी विड्थ कितनी है, 952 समथिंग आ रही है, ठीक है. अब ये 960 क्यों नहीं आई, ऑरेंज वाले कंटेनर को ध्यान से देखो, क्या वो लेफ्ट और राइट में पूरा टच हो रहा है, उसी चीज़ की कमी है. अगर मैं वो गैप भी खत्म कर दूँ तो पूरा एग्जैक्ट आपको वही वैल्यू मिलेगा जो मैंने भी आपको कैलकुलेट करके दिखाया, डिवाइडेड बाई 2 में, समझ गए. तो चलो इसको भी हम करके दिखाई देते हैं आपको, यस और नो में. चलिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बॉडी, और बॉडी में क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, क्या कि हमने मार्जिन 0. अब देखो सी जो है बिल्कुल एज पर टच हो जाना चाहिए, हो गया टच. अब जरा फिर से कैलकुलेशन करो, कितना आया लिखा, डिव की विड्थ देखो आगे एग्जैक्ट 960, मैथमेटिक्स सही है अपना. तो अब यहाँ जाओ, तो आपके पास 960 स्क्रीन का हाफ हो गया और हमने 50% डिव की विड्थ रखी थी, तो एग्जैक्ट 960 में रिसीव हो गया. अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया
तो पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, इसको लिखते थे मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 480, मार्जिन फ्रॉम राइट 480, तब एलिमेंट बीच में आता था। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती थी कि जैसे ही अगर कोई फुल स्क्रीन से छोटा करता था तो क्या होता था, वो जो 480 480 आपने लेफ्ट राइट में लगाया हुआ है ना, वो आपका नीचे स्क्रॉलिंग बना देता था। कैसे, समझा देता हूँ। 960 पिक्सल्स, और मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्जिन एग्जाम्पल के तौर पर फ्रॉम लेफ्ट कितना 480 पिक्सल्स। चलो रिलोड कर लेते हैं। क्या कोई मेरा इतना लिखने से चेंज आया? नहीं आया ना, सब कुछ वैसे ही दिख रहा है जैसे पहले था। असली प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, ये समझ गए? बड़ी स्क्रीन पर देखोगे सब एकदम ओके दिखाई देगा, जैसे ही जरा सा भी एक भी पिक्सल आप छोटा करोगे तुरंत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। तो ये प्रॉब्लम तभी दूर होगी जब पूरा आप उस विड्थ में पहुंच जाओगे, नहीं तो वो तब तक कंटिन्यू रहेगी ऐसे। अभी तो मैंने सिर्फ एक तरफ से डाला है, अगर मैं राइट भी लिख दूंगा तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो है ना, इधर का और इधर का समझ आ रहा है। फुल स्क्रीन करो तब जाके बराबर होगा। तो इसीलिए हाँ, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं हमेशा ऑटो प्रोसेस को। मार्जिन ऑटो, और स्क्रीन की विड्थ कितना 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये ब्राउजर को कमांड जा रहा है कि स्क्रीन किसी भी साइज पे हो वो हमेशा अपने टोटल विड्थ का 50 ही होगा। देखो ट्राई करके, और चाहे तो मोबाइल मोड में ले जाओ उसको, नहीं आ रहा ना दिक्कत। ऑटोमेटिकली जो भी हमारी मोबाइल की विड्थ है उसका 50% हो गया, लेफ्ट राइट में अपना स्पेस बराबर डिवाइड हो गया, है ना, ये चीज़। तो ये समझाना था आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कैसे काम करती है चीज़ें। चलिए आगे बढ़ेंगे। मल्टीपल डिव एलिमेंट्स, इस बार हमने उसी एक डिव की कॉपी की और तीनों के अंदर अलग अलग सिटी हमने डिफाइन की है यहाँ पर, और रन करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने तीनों डिव को कैसे हैंडल किया, स्टाइल के साथ। हमने स्टाइल से डिफाइन किया और कोई सीएसएस प्रॉपर्टी हमने डिफाइन नहीं की है। ठीक है, तीनों का अलग अलग कलर। अब हो सकता है कि आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि भाई ऐसे 3 कॉलम बना दो, अबाउट, बेनिफिट्स एंड टेस्टिमोनियल्स। इसको हम बोलते हैं इस तरह के अप्रोच को साइड बाय साइड। ठीक है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर हमने लिखा जो मेन कंटेनर है इनको जो कंटेन करेगा उसकी विड्थ कितनी होगी 100%, और जो इसके अंदर 3 डिव है उसको हमने क्या बोला, फ्लॉट क्या हो जाए लेफ्ट। फ्लॉट लेफ्ट करने से क्या होगा, तीनों डिव जो होंगे वो एक दूसरे के साइड बाय साइड आ जाएंगे, प्लस तीनों की विड्थ कितनी होगी वो भी परसेंटेज में डिफाइन किया 33.33। अब देखो अगर आप 100% को डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना आया, है ना, तो हमने परसेंटेज में डाल दिया 100 इज अ परसेंट, और डिवाइडेड बाय 3 मतलब कंटेनर, तो आपका रिजल्ट आया 33.33। तो आप उसके आगे यूनिट लगा दो। अब देखो तीनों डिव किस तरह से आ रहे हैं, साइड बाय साइड। लेकिन तीनों को साइड बाय साइड लाने के लिए एक पेरेंट कंटेनर रखना पड़ेगा, तभी आप तीनों को सही से मैनेज कर पाओगे। तो हमने कंटेनर क्या बनाया, माई कंटेनर। तो ये जो आपने डिव बनाई माई कंटेनर की, हाँ। तो इसमें डाला ना आपने सारे। हाँ, इन तीनों डिव को हमने इसके अंदर रखा हुआ है। तो माई कंटेनर एक रो की तरह बिहेव कर रहा है और वो 3 कॉलम की तरह बिहेव कर रहे हैं अंदर वाले पार्ट जो आपके 1 2 3। तो वहाँ जाकर कॉल करा दिया। तो हमने माई कंटेनर को विड्थ दिया 100%, यानी कि फुल विड्थ स्ट्रेच करेगा। ओवरफ्लो ऑटोमेटिक रहेगा, अगर डेटा ओवरफ्लो होता है तो वो स्क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, ओवरफ्लो ऑटो का मतलब स्क्रॉल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास स्क्रीन से ज़्यादा हाइट हुई तो क्या ओवरफ्लो हो गया ना, स्क्रॉल हो गया इस तरह से। नेक्स्ट, जिसके अंदर 3 डिव है, हम इसको क्या बोला, विड्थ सभी का 33.33 और फ्लॉट क्या होगा लेफ्ट। तो अगर यही काम मुझे फ्लैक्स में करना होता तो देखो कितना छोटा सा काम होता है ये। आप इस कोड को एज इट इज रखिए और इस कोड को हम कॉपी करेंगे, अगेन पेस्ट करेंगे इस तरह से। विड्थ 100%, ठीक है, ओवरफ्लो ऑटो सब ऐसे रहने दीजिए। मैं यहाँ से इस फ्लॉट की प्रॉपर्टी को बंद करता हूँ। तो तीनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं।
अभी ये इतनी विड्थ क्यों आ रही है, क्योंकि आपने यहाँ पर विड्थ 33 डिफाइन किया, मैं इसकी विड्थ को भी खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो फ्लैक्स से कैसे एक झटके में काम हो जाएगा। आपको बस इतना लिखना है, क्या, डिस्प्ले फ्लैक्स, चेक करके देखो। ठीक है, अब जैसे मैं फ्लैक्स किया तो जिस एलिमेंट पे जितना मैटर उतनी विड्थ है, लेकिन मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, तो हमने क्या लिखा नीचे वाले पार्ट में आके, फ्लैक्स 1 बोले तो तीनों जो कॉलम है अपने आप को 100% ट्रीट करें, हो गए बराबर। तो फ्लैक्स में काफ़ी आसान होता है काम करना। तो फ्लॉट में कैलकुलेशन चलती है, फ्लैक्स में बिल्कुल लिक्विड मोड में काम होता है, आपको कुछ भी टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बस बताओ कराना क्या है, अपने आप सेट हो जाती है चीज़। और ये देखो रिस्पॉन्सिव का रिस्पॉन्सिव भी है, आप स्क्रीन को अगर ऐसे छोटा करोगे देखो अपना आप स्पेस घटता जाएगा, काम कर रहे हैं ये चीज़। इसी में मीडिया क्वेरी लगा दूंगा कि भाई अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसको छोटा कर दिया जाए तो ये ब्रेक भी हो जाने चाहिए, यानी कि लंदन के नीचे ओस्लो, ओस्लो के नीचे रोम। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर थोड़ा सा कोड और एनहांस करना पड़ेगा। यहाँ पर हेड में हमें लिखना होगा यहाँ पर मेटा, मेटा क्या रहेगा, नेम, नेम क्या होगा, व्यू पोर्ट, कंटेंट, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल 1.0, यानी कि 100%। क्या लिखा हमने, 100%, मतलब जो अभी आपको दिखाई दे रहा है नहीं, ये है ना मेन, तो इन्वर्टेड कोड, तो मेन इन्वर्टेड कोड ही है। चलो इसको लिख के देखते हैं क्या आउटपुट कोई चेंज आया, नहीं आया ना। लेकिन अब जब आप मोबाइल मोड में जाओगे, ठीक है, तो मैटर मेरा जूम आउट नहीं हो रहा है, पहले जूम आउट हो गया था ना। अब देखो अगर मैं हटा दूं यहाँ से तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। लेकिन इसको लगाने से क्या हो रहा है, जितने साइज में मैंने डिजाइन किया था उतने ही साइज में दिखाई दे रहा है स्टिल। बस मुझे इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के हम क्या लिखेंगे, मीडिया, मीडिया में हम लोग क्वेरी चला देंगे यहाँ पर, मैक्स विड्थ क्या लिखेंगे, 600 पिक्सल। अगर स्क्रीन की विड्थ 0 से लेके 600 पिक्सल के बीच में है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ आते हैं, रिलोड करते हैं, और माई कंटेनर डिस्प्ले जहाँ फ्लैक्स है, माई कंटेनर डिव, सॉरी मुझे माई कंटेनर को टारगेट करना है, डिव को टारगेट नहीं करना है। क्या दिखाई दे रहा है, चेंज हो गया। तो मोबाइल मोड आते ही इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि जगह की कमी है इसके पास, डेटा अच्छे से दिखाई नहीं देगा खुला खुला। जैसे आप यहाँ से इसको बोलोगे भाई हमें लैपटॉप पर चेक करना है, जगह ज़्यादा है, तो अपने आप लोग अपना चेंज कर लेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग। ऐसे ही मैं टैबलेट के लिए भी कुछ लिख सकता हूँ कोड यहाँ पर कि टैबलेट पर क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि टैबलेट पर भी ये डिफरेंट दिखाई दे तो आप यहाँ लिख देंगे क्या, 768 पिक्सल्स। तो देखो यहाँ पर हमने डिफाइन किया मैक्स विड्थ 768, इसकी विड्थ एक बार हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे, हमारी इसकी विड्थ कितनी है, 800 है। तो ऐसे केस में आप रेंज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ 800 लिख देता हूँ। ठीक है, तो टैबलेट और मोबाइल ये इस तरह से आएगा, और जैसे आपकी लार्ज स्क्रीन होगी तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, हमने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना के लाइव किया अरीना पीबी के नाम से,
सेम प्रोजेक्ट अगर चलता है तो चलिए इतने इस पे देख लेते हैं। तो ये देखो क्या डेस्कटॉप मोड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। अभी आप इसको धीरे धीरे स्केल डाउन कीजिए। डिज़ाइन देखो चेंज होना स्टार्ट हो गया अपना, देखो उसने अपना लुक चेंज कर लिया। जो कार्ड पहले साइड बाय साइड तब क्या हो गए, स्टैक हो गए इस तरह से, है ना। एरिया बड़ा होगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये होता है आपका मीडिया क्वेरी। तो आपको कस्टम रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं उसे देखो। ये डिज़ाइन हमने डेस्कटॉप के लिए नैप बार को कुछ ऐसा रखा है, लेकिन जब आप मोबाइल मोड में आओगे तो नैप बार कोलैप्स हो जाएगा इस तरह से, और बर्गर आइकन पे जब आप क्लिक करोगे तब ये इस तरह से खुलेगा। देखो सारी चीज़ चेंज हो गई यहाँ पर, और जैसे हम लोग स्क्रीन को बड़ा करेंगे तो आउटपुट आपका अगेन डेस्कटॉप के हिसाब से सेट हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा इसके पीछे, अगेन जो मैंने अभी आपको करके दिखाया वही मीडिया क्वेरी यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। तो देखो ये स्टाइल डॉट मिन, और यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे @ मीडिया। तो देखो ये मेरी मोबाइल की पूरी कोडिंग यहाँ से चल रही है। क्या लिखा हमने, मैक्स विड्थ 600 पिक्सल्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने नैप बार वगैरह को और बाकी जो इनर कंटेनर सबको यहाँ से मैनेज किया हुआ है। तो ये जो अभी आप CSS देख रहे हो ये क्या है, कंप्रेस मोड में, यानी कि मेरी CSS बहुत लाइट वेट हो जाए। बट अगर मैं इसी CSS को अगर आपको VS कोड वगैरह सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली अपना लुक चेंज कर लेगा। देखो मैं लिखा style.css और ये देखिए आपका CSS ऑटोमेटिकली स्टाइल हो जाएगा, चेंज हो गया सब। तो इतने लाइन की CSS लिखी हुई है और ये कुछ भी नहीं है, ये पूरा प्रोजेक्ट एक दिन की क्लास में बना हुआ है, ठीक है। इतना छोटा प्रोजेक्ट इसमें हाँ CSS विद HTML सारी चीज़ें 1 घंटे में हो जाता है इतना काम। अभी तो मुझे ये पढ़ाना आपको रूट क्या होते हैं। जैसे अभी क्या है कि हम CSS में ये समझ गए कि क्लाइंट ने बोला पिंक की जगह ब्लू कर दो, तो आप एक जगह चेंज करो सब जगह चेंज हो जाएगा। वही चीज़ जब मैं आपको रूट पढ़ा दूंगा ना तो क्या होगा कि आप और एकदम रैपिड स्पीड में चेंज कर पाओगे। एक तरह समझो कि क्लाइंट ने बोला भाई ये थीम अच्छा नहीं लग रहा, एंटायर थीम को ही चेंज करना है, तो आप इस तरह से चेंज कर पाओगे। आपको बोला गया बैकग्राउंड कलर बदलो, तो जहाँ भी ये बैकग्राउंड कलर वेरिएबल चल रहा होगा सब जगह पर चेंज हो जाएगा। आपको बोला गया ईमेल का कलर चेंज करो, 1 गो में आप चेंज कर पाओगे चीज़ें। तो अभी बहुत एडवांसमेंट बाकी है करना स्टेप बाय स्टेप, अभी तो सिर्फ HTML का पार्ट चल रहा है। तो मीडिया क्वेरी समझ आया थोड़ा सा। वैसे इसके बारे में डिटेल डेमो आप आगे देखोगे, ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था। तो वापस पहले वाली चीज़ों को अनलॉक कर देते हैं, यहाँ से सब हटा देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि अगर हमें साइड बाय साइड लेके आना है चीज़ों को तो फ्लॉट का यूज़ करना है, ठीक है। अब बात करेंगे इनलाइन ब्लॉक। इफ यू चेंज द div element property from block to inline block, ठीक है। ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक में क्या फ़र्क होता है, देखो किसी भी इनलाइन एलिमेंट को आप विड्थ और हाइट ऑफर नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको उसको बोलना पड़ेगा इनलाइन हाइफन ब्लॉक, तभी वो एलिमेंट क्या होगा, विड्थ और हाइट एक्सेप्ट करेगा आपसे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर डेमो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक A एलिमेंट है href हैश, और A एलिमेंट हमने क्लोज किया, हमने लिखा डेमो, रीलोड किया। यहाँ आएंगे A एलिमेंट को हम लोग एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स से FC0, और आप यहाँ देखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। अब मैं देखो A एलिमेंट को क्या बोलता हूँ, विड्थ हमने क्या बोला 100 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल। रिलोड करिए, क्या इसको कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं ना। ऐसे ही ट्रीट करें जैसे इसको सुनाई नहीं दे रहा कुछ, है ना। अब इसको जाके बस इतना बोलो, क्या डिस्प्ले
इनलाइन तो पहले से ही है, और क्या लिख देंगे, ब्लॉक। अब देखो ये सुनना स्टार्ट करेगा, पहुंच गए ना विड्थ और हाइट इसके पास। तो किसी भी इनलाइन को अगर आपको कभी स्ट्रक्चर ऑफर करना तो क्या बोलोगे, इनलाइन ब्लॉक। अब आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो जाके, क्योंकि जो इसके अंदर टेक्स्ट है वो सेंटर हो जाए। ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब सही है, ठीक है। सेंटर तो कर लिया, वर्टिकल कैसे करोगे सेंटर, वी अलाइन इसमें काम नहीं करता, वो टेबल में ही काम करता है। तो कोई नहीं, इतना लोड मत लो, विड्थ और हाइट हटा देते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पैडिंग से काम कर सकते हो, और इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे पैडिंग, टॉप बॉटम से कितना रखना चाहते हो, लेट्स से 15 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से कितना रखना चाहते हो, 30 पिक्सल। तो देखो कोई अलाइनमेंट ही नहीं करना, तो बीच में आ गया ना। तो पैडिंग की शक्ति को पहचानो, बहुत पावरफुल चीज़ है पैडिंग, क्योंकि हमें तो एलिमेंट के कंटेंट के चारों तरफ गैप डालना है ना, तो पैडिंग का इस्तेमाल करो। अब मार्जिन का यहाँ पर क्या आउटपुट होगा, अगर लगा दिया जाए तो मार्जिन क्या काम करेगा, अगर मैं इस पर मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ तब क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अरे सीधी सी बात है, लंदन और इसके बीच में गैप आ जाएगा, इतना क्यों सोचना है, लिख के देखो। अगर हमने लिखा मार्जिन इस तरह से, तो टॉप बॉटम से कितना होगा 15, लेफ्ट राइट से कितना होगा 30। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ टॉप से ही गैप बने, तो हम लिखेंगे 15 पिक्सल फ्रॉम टॉप, बाकी सभी साइड से 0। ठीक है, तो दो एलिमेंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मार्जिन। और कंटेंट और एलिमेंट के बीच के जो गैप होता है उसको बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, चलो तो डेमो के थ्रू समझ में आ गया कि किस तरह से इनलाइन ब्लॉक काम करता है अपना। चलो उसको बंद करेंगे और इधर आते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक डिव एलिमेंट की विड्थ ऑफर कितनी की है, 30%। लेकिन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखने से क्या होगा कि अब आप उसी लाइन में, ठीक है, उसके आगे कुछ मैटर वगैरह ला पाओगे, या फिर उसको आप एक इस तरह से डिसाइड कर पाओगे। तो देखो 30% हमने लिखा, इस एग्जाम्पल को ओपन करेंगे, नोट पैड में ले आते हैं और इसके कन्फ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं अच्छे से। अगर मैं ये ना लिखूं तब क्या होता है, तीनों 30% है, लेकिन डिव क्या होता है, ब्लॉक होता है। ब्लॉक कभी भी दूसरे एलिमेंट को अपने आगे नहीं आने देगा। ठीक है, आपने इसकी विड्थ तो कम कर दी, लेकिन इसका नेचर नहीं बदल पाए। नेचर को बदलना चाहते हो इसके, तो आप क्या लिखोगे, डिस्प्ले। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्ले में क्या, इनलाइन। सब लोग ध्यान से देखो और बताओ क्या आउटपुट होगा, सेम ही होगा, इनलाइन। क्या काम करेगा इनलाइन यहाँ पर, हमने ब्लॉक को सीधे सीधे बोला कि वो इनलाइन हो जाए, तो क्या आउटपुट होना चाहिए, पहले तो ये सोचो क्या ये तीनों एक लाइन में हो पाएंगे। अगर मैंने इनलाइन लिख दिया तो कितने लोगों को ऐसा लगता है, हैंड रेज करो अपने। एक लाइन में हो जाएगा, मार्जिन कहाँ पर है, मार्जिन वो तो डिफ़ॉल्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने तो सिर्फ यहाँ पे विड्थ लिखा है और डिस्प्ले नहीं लिखा है। चलो मैं डिस्प्ले को भी हटा देता हूँ पहले, अभी आप देखो यहाँ पर। और मैं चलो एक काम करता हूँ, इतना भी कन्फ्यूजन ख़त्म करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में बताया डिव क्या होता है, फुल विड्थ होता है, जितना स्पेस होगा उतने में एक्सपेंड होगा। हमने बस यहाँ जाके इतना लिखा कि भाई विड्थ कितना हो जाए सभी का 30%। तो पेज में अगर डिव एलिमेंट को टारगेट किया तो जितने भी डिव होंगे सब 30% हो गए, तो आउटपुट आपका ये हो गया। अब जो इनलाइन है, इनलाइन का काम देखो ये होगा यहाँ पर इस केस में। क्या कुछ रिजल्ट दिखाई दे रहा है आपको, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा ना, क्यों, क्योंकि आप ब्लॉक एलिमेंट को ट्रीट करने जा रहे हो। तो क्या लिखोगे, इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक को इनलाइन ब्लॉक करोगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर विड्थ हमने रखी 30%, लेकिन
हमारी जो टोटल स्क्रीन की विड्थ होती है वो कितनी होती है 100%। अब मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ 33.33 पूरा हो जाएगा। कितने लोगों को लगता है कि एक ही लाइन में आउटपुट आएगा या ब्रेक हो जाएगा? एक लाइन में आ जाएगा। चलो सेव कर लेते हैं यहाँ से और रीलोड करते हैं यहाँ पर। क्यों नहीं आया एक लाइन में? क्योंकि तुम लोग ध्यान से नहीं देखते हो। तुम्हें पुराना एग्जाम्पल तो याद रहा, लेकिन यहाँ भाई बॉडी का स्पेस भी तो खत्म करोगे कि नहीं? लंदन के लेफ्ट में, रोम के लेफ्ट में गैप है, तो क्या लिखोगे पहले? बॉडी। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? मार्जिन 0। कितने लोग लगता है कि एक लाइन में होगा? सर हो जाएगा। अब हो जाएगा? पक्की बात? मार्जिन खत्म हो जाएगा तो इसका आंसर बड़ा कमाल का होता है। अब भी नहीं आया। अब बताओ क्यों नहीं आया? वो बीच में इन दोनों के बीच में गैप है। इन दोनों के बीच में गैप है, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा इस गैप को घटाने के लिए? फ्लैट नहीं, फ्लोट। स्पेलिंग गलत। ठीक है, जरा सा भी गैप होगा ना, कैलकुलेशन ध्यान रखना, कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर सही है आपकी तभी आउटपुट। इंटरव्यू में पता तुम बिल्कुल एकदम फॉर श्योर होगा ये आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा, लेकिन सब देख लेना ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, और एक पिक्सल तुम्हें ले डूबेगा वहां पर। समझ गया ना? तो हमें कैलकुलेशन तो पता चल गई कि 100 को 3 में डिवाइड करेंगे तो 33.33 आएगा, लेकिन उससे पहले बाकी के सिनेरियो भी तो चेक करने पड़ेंगे ना। चलो नेक्स्ट, फ्लैक्स। टाइम बचा मेरे पास? मैं 2-3 मिनट, मैं 2 ही टुकड़ा, नहीं बचा, भागने की जल्दी। चलो फ्लैक्स वैसे मैं भी आपको पढ़ा चुका हूँ कि अगर आपको 3 कंटेनर को बहुत इजीली मैनेज करना है, फ्लैक्स आपकी हेल्प करेगा उस केस में। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कंटेनर को? फ्लैक्स। और ये देखो हमारा बन के इस तरह से रेडी हो गया। और ग्रिड, ये बड़े कमाल की चीज़ है। तो फ्लैक्स की फुल फॉर्म होती है फ्लेक्सिबल लेआउट। ठीक है, द CSS Flexbox layout module was introduced to make it easier to design flexible responsive layout structure without using float or positioning। देखो अगर फ्लॉट का फंडा क्लियर तो रिस्पॉन्सिव फ्लॉट से भी बन जाता है, बट अगर आपको बहुत इजी तरीके से बनाना है तो फ्लैक्स बेस्ट अप्रोच है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि मुझे 33.33 भी नहीं लिखना पड़ा, मैंने लिखा फ्लैक्स 1 तो ऑटोमेटिकली तीनों डिवाइड हो गए इक्वली। To make the CSS flex method work, surround the div elements with another div element and give it the status as a flex container। तो अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक रो है और रो में नंबर ऑफ कॉलम्स है मेरे पास, जो कि हम यहाँ समझ लेते हैं, नीचे अपने पास टेम्पलेट ऑलरेडी ओपन है, ये देखो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक आप मेन रो बनाओगे, उस मेन डिव के अंदर 3 डिव बनाओगे 3 कॉलम बनाने के लिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो पेरेंट होगा आपको उसको क्या देना है? डिस्प्ले फ्लैक्स। और आपका तीनों जो इसके इनसाइड चाइल्ड एलिमेंट है वो एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो रन करेंगे, प्रेस करते हैं कंट्रोल यू। तो हमने क्या करा, इन 3 डिव को एक पेरेंट में कंटेन कराया और माई कंटेनर को जाके क्या वाला डिस्प्ले फ्लैक्स। अगर ये तीनों कॉलम एक अलग डिव में रैप नहीं होंगे तो ये एक कॉलम में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्रिड। ग्रिड के केस में आप देखो सेम आउटपुट है, लेकिन इसमें अप्रोच डिफरेंट रहती है। अब आप यहाँ देखें, हमने क्या लिखा, ग्रिड कंटेनर। जो पहले माई कंटेनर था उसका नेम क्या कर दिया हमने, ग्रिड कंटेनर अकॉर्डिंग टू टॉपिक। डिस्प्ले क्या लिखा, ग्रिड। लेकिन यहाँ पर कॉल करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हमने एक ही टेम्पलेट कॉलम में जाके बता दिया कि हमें कितने कॉलम बनाने हैं। हमने क्या लिखा 33.33, तो 3 इक्वल कॉलम बन गए हमारे। कॉपी करते हैं जरा इस पार्ट को और नोटपैड में ओपन करके समझने की कोशिश करेंगे। अब मान लो कल को आपको 4 कॉलम अगर बनाने पड़ जाए, ठीक है, तो 4 कॉलम की इक्वल विड्थ कितनी होगी, 25%। ऐसे हो ना।
देखो एक एक्स्ट्रा कॉलम का स्पेस बच गया हमारे पास। अब मान लो कल को आप किसी एक की कॉपी डाल देते हो यहाँ पर, बन गए 4 कॉलम। तो ये फ्लैक्स से भी एडवांस है, ठीक है। तो मैं आपको जितने मैंने मेथड आज पढ़ाए हैं, फ्लॉट, फ्लैक्स और ग्रिड, ठीक है। ग्रिड बहुत बड़ा टॉपिक है, जब CSS सीख जाओगे तब इसके सारे फुल पोटेंशियल को अनलॉक करेंगे हम लोग कि क्या क्या कर सकते हो आप। तो बहुत कम डिव में आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। देखो किसी वेबसाइट को बनाने के लिए स्ट्रक्चर कोड ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जितना आप ये कोड यहाँ लिखोगे उतना डोम जो होता है हमारा वो हैवी होता है, यानी कि उसको खुलने में टाइम लगेगा। तो वेबसाइट कैसी बनाई जाए, जैसे अभी जब हमने अरीना की नई वेबसाइट को चेंज किया है, अरीना हाइफन मल्टीमीडिया, ये देखिए वेबसाइट, ठीक है। अब इस पूरे पेज को आप ध्यान से देखिए, काफ़ी लेंथी पेज है, काफ़ी कुछ कंटेंट है इसके अंदर, है ना। होम पर आ जाइए, प्रेस कीजिए कंट्रोल यू, सिर्फ इतना ही कोड है, सर इतना ही लिखा। बस। और इतना बन गया उधर। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि डोम पर कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ ऑन डिमांड जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप किसी भी पेज को खोल दो यहाँ से, सेटअप अ सेंटर या लोकेट अ सेंटर, पेज ओपन हो जाएगा आपका, लेकिन कंट्रोल यू करने पर कोड यही रहेगा, कुछ नया कोड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं रिएक्ट। तो हाँ, रिएक्ट लैंग्वेज है, रिएक्ट JS, जिसको फेसबुक ने लिखा है, आप में से कुछ लोग के कोर्स में है ये। ठीक है जी, तो आज के लिए इतने रखते हैं, इतना कंफ्यूजन काफ़ी है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने कहाँ तक कंप्लीट किया भाई? डिव का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में क्लास और आईडी को और डिटेल में समझेंगे। तो HTML अच्छे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? तो और आपका मान के चलो हफ्ते 1.5 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा HTML, फिर CSS शुरू करेंगे। गुड आफ्टरनून। ग्रुप में वो हमने डाला है UI UX के लिए। हाँ जी, ठीक है। तो उनको शालिनी मैम को बोल के अपना किसी और नेक्स्ट उसमें करवा लो कि कब करना चाहते हो आप। मुकुल बाद में आ गया था ना? हाँ, चलो। तो आप तो फिर दे नहीं पाओगे ना प्रेजेंटेशन। हर्षिता, ये आप ही का? अरे यार बहुत दो जगह जाता हूँ, दोनों जगह पे मिक्स बच्चे हैं और सेम नाम के ही है, अब समझ नहीं आता। तो XD फिग्मा क्लास आपने ली नहीं है? नहीं, मैंने मतलब बीच में जैसे मैं हॉस्पिटल थी तो मैं वहाँ से ठीक होकर आई थी, तो उन्होंने बोलता कि नहीं मूवमेंट लेनी है ज़्यादा, तो इस वजह से मेरी क्लास में बीच में 1-2 क्लास ली थी मैंने ऑनलाइन। आपका तो काफ़ी पुराना एडमिशन हो गया ना। आपके साथ आपका भाई आता था यहाँ पर, क्या नाम था उसका, कौन था? मुझे तो कुछ नहीं आता। कोई तो था यार। नहीं वो अलग लड़की है सर, वो भी उसका भी नाम हर्षिता है। मेरे साथ तो कोई भी नहीं, मैं खुद ही। हाँ। तो फिर वही था मेरा UX का था, अब कैसे होगा तो मैं वही पूछना चाहती तो आपके बैच की तो सारी वीडियोस रिकॉर्डेड है, देखना स्टार्ट करो दोबारा से सबको। हूँ। नहीं, मैंने वीडियो देखी थी पर उसमें जैसे स्टार्टिंग करना है तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे मतलब वो करूँ उसको सही। जैसे अभी मतलब 3 दिन में तो नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मतलब अगर मैं नहीं दूँगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट बनाते रहो, जिस दिन हो जाए मुझे खुद बता दो कि सर मैं PPT के लिए रेडी हूँ। हाँ PPT तो बता दो। कितना बाकी है और अगर कोर्स हाँ बूटस्ट्रैप है उसमें जा तुम्हारा UI UX
क्रैश कोर्स है ना, तो अभी तो HTML चल रहा है, फिर CSS होगा, फिर जावास्क्रिप्ट होगा, फिर बूटस्ट्रैप होगा, तो अभी तो 3-4 महीने हैं आराम से। मेरे को टाइम है। हाँ ठीक है। और फिर तो इसका इफेक्ट बाद में आएगा ना कि मतलब प्रेजेंटेशन नहीं दिया एग्जाम। नहीं, तब दिक्कत आती है जब प्लेसमेंट का टाइम आता है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियोस के थ्रू पढ़ो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, और अपना पोर्टफोलियो बनाओ और PPT करो, ठीक है। क्योंकि अब UI UX तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा ही बैच लास्ट था, क्योंकि अब UI UX जो है वंदना मैडम ही देखती है सर, ये चीज़ है। क्योंकि मैंने मैम के साथ मेरा HTML था, तो वहाँ पे उसी टाइम पे मेरी तबीयत खराब हुई थी, वहीं से ही छूटा था, तो मैंने Okay. फिर आपके बैच में किया था। चलो, अब मुझे लगता नहीं कि मेरे को दोबारा से वो बैच देंगे, तो मैंने कहा वीडियो से ही करूँगी मैं। हाँ ज़्यादा सही रहेगा, वीडियो के थ्रू फॉलो करो। दैट्स व्हाई मैं तो सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ।